গাড়ি ভাঙচুর করেছে আমার সাইকেল ভেঙেছে কাল রাত থেকে দাবলাচ্ছে বলে ঢুকতে পারছি না। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता करती है अपने वोट के माध्यम से अपने लीडर का चुनाव। लेकिन क्या हो अगर जनता वोटिंग बूथ पे जा रही हो और वहां पे बम फट जाए और लोगों की मौत हो जाए। इससे काला दिन लोकतंत्र में कभी नहीं देखा जा सकता। और ऐसा ही कुछ होने लग रहा है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे होने लग रहे हैं पंचायत इलेक्शन। और इस इलेक्शन में बैलेट बॉक्सों को लूटा जा रहा है, बम फोड़ा जा रहा है। हिंसा में अभी तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिक्योरिटी की कमी है। 59,000 BSF के पर्सनल्स, लोकल पुलिस, आर्म फोर्सेस यहाँ पे तैनात है ताकि वोट कराया जा सके। लेकिन फिर भी स्थिति इतनी भयानक है। वेस्ट बंगाल में 5.67 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। और इन एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो पंचायत इलेक्शन होने वाले 2023 के लिए, इसके लिए 73,887 सीटों के लिए वोट होना है, जिसके लिए 2,06,000 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अब अपने आप में जो आंकड़े हैं नंबर से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हमें वीडियो शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं, हम इस चैनल के ऊपर बात करते हैं भारत से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। मेरा काम आपको अगर पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने चाहने वाले यार दोस्तों के साथ। वो सब्सक्राइब का बटन आपके लिए फ्री है, लेकिन वो बहुत मदद करता है मेरी इस वीडियो को बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखो, ये बात अभी तक क्लेरिफाई नहीं हो पाई है कि ये दंगा किसने करवाया, और ये तो एक जांच का विषय है। पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलने लग रही है, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक है। एक तो हमारे देश में वैसे ही लोग वोट करने जाते नहीं हैं, और ऐसी सिचुएशन ये जो होने लग रहा है, इन सब चीज़ों के कारण लोग वोट देने जाएंगे भी नहीं। शनिवार के दिन यानी 5 तारीख को 61,000 वोटिंग बूथ पे वोट कराया गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ बूथ ऐसे थे जहाँ पे वायलेंस देखा गया, बम फोड़े गए, लोगों को मारा गया, बैलेट बॉक्स को लूटा गया। कई जगह पे वायलेंस ने एक अलग ही रूप ले लिया और गन फायर तक के देखने को मिला, लोगों की मौत हो गई। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने तो कोई रिस्पांस नहीं दिया इन हमलों के बाद, लेकिन वहाँ के गवर्नर ने स्थिति की गंभीरता को समझा और वो अगले दिन दिल्ली आए और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से इस वायलेंस को कम करने के लिए मदद मांगने लगे। ममता बनर्जी की पार्टी का बीजेपी पे आरोप है कि उन्होंने कई वोटिंग बूथ पे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनाती नहीं करा, जिससे वायलेंस बढ़ने लगा। ऐसे एक वोटर अंजना मजुमदार की बातों को अगर माने तो उनका कहना है कि जब वो पहले दिन वोट करने गई थी तो उनके बूथ पे कोई सेंट्रल आर्म फोर्स नहीं था, वहाँ पे केवल 3 पुलिस पर्सनल थे। टीएमसी का तो यहाँ तक कहना है कि जब शनिवार के दिन वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों की मौतें हो गई, बम फटने लगे, उसके बाद कहीं जाके सेंट्रल ने अपनी आर्म फोर्सेस को सेंसिटिव एरिया में तैनात करा। और इसी को लेके एक वोटर है अनामिका मंडल, इनका कहना है कि वायलेंस के बाद जब वोट देने वो गई तो वो सिक्योर फील कर रही थी, क्योंकि इलेक्शन डे के दिन वहाँ पे सेंट्रल की फोर्स मौजूद थी। आखिर ये पंचायती राज है क्या? देखिए दोस्तों, अगर आपको पंचायती राज के बारे में कुछ भी चीज़ जानना हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 आप पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, एक इतिहास की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये दिली इच्छा थी कि एक ऐसी व्यवस्था को हम लोग अपनाएं जिससे गाँव के लोग अपने ही गाँव का डेवलपमेंट कर पाएँ, क्योंकि उनका मानना था कि गाँव के लोग अपनी मूलभूत परेशानियों को बहुत अच्छे से जानते हैं, कि जैसे सड़क कहाँ पे होगी, कहाँ पे स्कूल होगा, कहाँ पे कुआं बनेगा, कहाँ पे नल योजना लाए, कहाँ पे कौन सी परेशानी है, ये गांव का व्यक्ति बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि वो उसी गांव से बिलोंग करता है। बड़ा नेता हमेशा शहरों में रहता है या तो वो राजधानी में रहता है, लेकिन वो बड़ा नेता एक छोटे से गाँव की मूलभूत जो परेशानियाँ हैं उनको उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता होगा, रिलेट नहीं कर पाता होगा। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए महात्मा गांधी ने ये कॉन्सेप्ट लोगों को बताया था। उस समय बहुत इसकी हवा चली थी। तो महात्मा गांधी को खुश करने के लिए आर्टिकल 40 डाल दिया गया DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसको आर्टिकल 40 में इसलिए डाला गया था, DPSP में इसलिए डाला गया था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो इसको अप्लाई कर दे या ना अप्लाई करे, दोनों चीज़ें वो राज्य सरकार की स्थिति के ऊपर है। और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही, किसी भी राज्य सरकार ने पंचायती व्यवस्था को नहीं अपनाया। लेकिन 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ। और इन दोनों अमेंडमेंट के पीछे ये मंशा जताई जाती है कि उस समय चुनावी माहौल ऐसा चलने लग रहा था कि जो बड़े लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि गांव के व्यक्ति का वोट भी हमारे पक्ष में हमको मिले। तो इसी के क्रम में इस अमेंडमेंट को किया गया था। लेकिन जो भी हो, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाने के पीछे कारण ही यही है
कि इस पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती व्यवस्था एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पे काम होने लग रहा होता है। हर पंचायत 5 साल की अवधि के लिए होती है और जो अगली पंचायत चुनी जाती है वो इस 5 साल की अवधि के पूर्ण होने से पहले चुन ली जाती है। जो भी पंचायती चुनाव में खर्च होने लग रहे हैं या जो भी वित्त का मैनेजमेंट है वो चुनाव के संचालक, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग मिलकर करता है और इसके लिए उन्होंने एक पद भी सृजित कर रखा हुआ है। खातों की जो भी ऑडिटिंग होगी, तंत्रों के जो भी तरीके होंगे, वो सारा निर्धारण और नियंत्रण राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे आपके समझने वाली बात यह है, मान लीजिए एक सिचुएशन कि किसी गांव की पंचायत में बीजेपी की रूलिंग पार्टी है और वहीं राज्य में टीएमसी रूलिंग पार्टी है। तो टीएमसी पार्टी के पास विधानसभा में यह अधिकार होता है कि वो पंचायती के वित्त को मैनेज कर सकती है, उनकी योजनाओं को मैनेज कर सकती है और पूरा कंट्रोल रख सकती है इस पंचायत के ऊपर। तो हर रूलिंग पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायती चुनाव में उनकी पार्टी आए और ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि अगर पंचायती चुनाव में रूलिंग पार्टी की भूमिका ज़्यादा बनती है या जिस भी पार्टी की भूमिका बनती है, वो एरिया में वो प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से करता है और लोगों को बताता है कि हमने ये विकास करा, हमने ये चीज़ें करी, हमने फ्री में कंबल बांटे, फ्री में दारू बांटी, ये काम किया, आप हमारी पार्टी को इस लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोट दीजिए। और ऐसा ही वास्तव में चला भी आ रहा है। देखो, पंचायती चुनाव की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसके डार्क साइड भी हैं। जैसे कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कई पंचायतों में नेताओं के बीच बहुत भारी भ्रष्टाचार है, वो पैसे का गबन कर लेते हैं। ग्राम सभा की नियमित बैठक ही नहीं होती, कई बार अगर बैठक होती भी है तो उसमें उच्च जाति का वर्चस्व रहता है। और पंचायती चुनाव में यह देखा गया है कि निम्न जाति के लोग कई जगह पे नॉमिनेशन ही नहीं भरते, क्योंकि वहाँ पे वर्चस्व उच्च जातियों का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। कई पंचायतों के कार्यालयों के पास कंप्यूटर, इंटरनेट की कमी है और कई की स्थिति तो ऐसी है कि लोग ही वहाँ पे काम करने नहीं आते, मतलब कि लोगों की अनुपस्थिति होने के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ये दोनों ही स्थिति, डिजिटल ज्ञान ना होना, लोगों का पंचायत में काम न करना, हमारे गाँव को पिछाड़ रही है। और अगर गाँवों का ही डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, समझ में नहीं आता। और कई पंचायतों में ये देखा गया है कि महिला के लिए वो सीट आरक्षित है, महिला वहाँ से जीतती है, लेकिन जो डोमिनेशन होता है वो उसका पति करता है। सारी ताकत, सभी लोगों से मिलना जुलना, सारी बातचीत उसका पति करने लग रहा होता है। तो वास्तव में तो वो पावर में है, महिलाओं का तो केवल चेहरा है जो दिखाया जा रहा है पंचायत के अध्यक्ष के रूप में। देखिए, जो सैटरडे 5 जुलाई को वायलेंस होने लगा था ना, उसमें टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी सभी के नेता मारे गए थे। इस वायलेंस का ट्रिगर पॉइंट माना जाता है पंचायत इलेक्शन की डेट तय करने वाला दिन। अपोजिशन पार्टी टीएमसी पे आरोप लगाती है कि उन्होंने ऐसा समय तय किया कि उनके लोगों को नॉमिनेशन के फॉर्म भरने का समय ही नहीं मिला और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी मिलकर वायलेंस फ्री वायलेंस करने लग रही थी, मतलब कि विरोध करने लग रही थी। लेकिन इस वायलेंस ने न जाने कब विकराल रूप ले लिया, पता ही नहीं चला। अपोजिशन पार्टी ओपनली ये अनाउंस करती है कि उनके 60,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको समय ही नहीं मिला नॉमिनेशन फॉर्म भरने का। और 2018 के लास्ट पंचायत इलेक्शन में भी बंगाल में वायलेंस देखने को मिला था और उस समय रिकॉर्ड 34% सीटों से टीएमसी जीती थी। ये बंगाल का आज तक के का इतिहास रहा है बंगाल पंचायत चुनाव का। और 2018 में भी टीएमसी के ऊपर ये एलिगेशन लगा था कि उन्होंने अपोजिशन पार्टी को इतना समय ही नहीं दिया कि वो नॉमिनेशन का फॉर्म भर सके, जिसका क्रिटिसिज्म भी उनको झेलना पड़ा था। और 2018 में हुए थे हेवी वायलेंस। देखिए, मैं अपने ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें ऊपर नीचे बातचीत हो जाए। मेरा अनुभव ये कहता है कि आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है उसके लिए ये पंचायत इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, 2021 में हमने देखा था कि सारी पार्टी ने अपनी जान लगा दी थी और ख़ास तौर पे बीजेपी ने। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी और देश के लगभग हर बड़ा बीजेपी का लीडर बंगाल में उतर चुका था रैली करने के लिए। इस दौरान टीएमसी लीडर्स बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए गए थे। सीबीआई जांच बैठाई गई थी। कोल स्मगलिंग, एसएससी स्कैम, म्युनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम, कैटल स्मगलिंग स्कैम जैसे संगीन आरोप टीएमसी पे लगाए गए थे। आने वाला इलेक्शन बीजेपी और टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अभी जिस भी पार्टी ने पंचायत इलेक्शन में पकड़ बना ली उसको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आने वाले समय में इलेक्शन में। इसलिए इस इलेक्शन में टीएमसी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, ये तीनों ही अपना पूरा जोर लगा रही है ज़्यादा सीटें लाने के लिए। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बड़ा पसंद आया होगा और पिछली कुछ सीरीज़ की वीडियो भी मैं उम्मीद करने लग रहा हूँ आपको पसंद आएगी अगर आप उनको देखोगे यहाँ पर क्लिक करके। सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।